नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले हल्द्वानी से खबर लेते हैं। यहां पर आदमखोर गुलदार को मारने के लिए शिकारी तैनात कर दिए गए। गुलदार ने आज फिर रानीबाग इलाके में एक शख्स पर हमला कर दिया। इससे पहले ये गुलदार काठगोदाम में 2 महिलाओं को मार चुका है। गुलदार ने 23 जून को एक महिला को शिकार बनाया था, फिर 9 जुलाई को दूसरी महिला को अपना शिकार बनाया और आज सुबह एक बार फिर से खबर आई है कि इसने आदमखोर गुलदार ने मारने के लिए अब शिकारी को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज सुबह फिर से रानीबाग इलाके में एक शख्स पर इस गुलदार ने हमला किया है। तो किसी तरह से गुलदार को पकड़ने की कोशिश है। शिकारियों को इसको लेकर अब तैनात कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आदमखोर हो चुका है ये गुलदार, अब मारने की किस तरह की कवायद इसको या फिर पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्योंकि इसको इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक घोषित कर दिया गया है, वन विभाग के जो टर्म है वो इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है, वो इसको आदमखोर नहीं कहते हैं। लेकिन 2 महिलाओं का शिकार कर चुका है। पहला शिकार इसने 23 जुलाई को किया था, 23 जून को किया था, माफ कीजिएगा, 23 जून को एक महिला का शिकार किया था। उसके बाद 9 जुलाई को इसने एक महिला को अपना निवाला बना दिया था। तो ऐसे में इसको आदमखोर घोषित कर दिया गया है, नरभक्षी घोषित कर दिया गया है और शिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इलाके में लगातार शिकारी गश्त कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज सुबह खबर आई कि लगभग 8 बजे के आसपास एक शख्स पर फिर से इसने हमला बोल दिया है और उसके पीछे कमर में, क्योंकि 3-4 लोग थे तो इसलिए वो बच गया, उसके कमर में इसके नाखून के निशान हैं और उसको बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसको वहां पर इलाज चल रहा है। और इससे अगर 1 महीने के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो 1 महीने के अंदर 5 लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिसमें 3 लोगों को ये गुलदार घायल कर चुका है और 2 महिलाओं को अपना शिकार। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये लोगों के लिए काफी दहशत का विषय है और इसलिए उसे आदमखोर घोषित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से वन विभाग इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अल्मोड़ा में गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने के 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो गुलदार मारा गया है और ना ही वो पिंजड़े में फंसा है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। शिकारी भी बार बार मोर्चा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के पेटशाल के पास गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुलदार ने 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया है, जिसके बाद गुलदार को आदमखोर अब घोषित कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरह से गुलदार हमले कर रहा है उसको लेकर वन विभाग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आदमखोर घोषित कर दिया गया है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर गुलदार शिकारी का शिकार भी हो जाए तो उसको मार दिया जा सकता है। किशन जोशी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। किशन, क्या खबर मिल रही है, किस तरह की कवायद इस गुलदार को पकड़ने की? नीलू, देखिए 3 शिकारी तैनात कर दिए गए हैं और वन विभाग ने 6 टीमें जगह जगह क्षेत्र में गश्त कर दी है। कैमरा भी लगा दिया है कि गुलदार का मूवमेंट किस तरफ को है। पूरे 6 किलोमीटर के बीच में 2 घटनाएं हुई हैं, पेटशाल और के आसपास की। तो लगातार शिकारी तैनात है, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन 3 दिनों में कहीं भी इस टीम को जो है गुलदार देखने में नहीं आए। बड़ा प्रश्न है कि जब गुलदार 2 लोगों की घटना कर देता है, क्या एक ही गुलदार है, क्या 2 हैं? एक गुलदार को तो वन विभाग ने नरभक्षी घोषित कर दिया, जिसे मारने के आदेश हो गए हैं। 3 शिकारी भी तैनात किए गए हैं। नीलू, और किसी जगह को चिन्हित किया गया है, किस एरिया में घूम रहा है? क्या जिस तरह से आपने बोला कि अब तक तो वो दिखाई भी नहीं दिया है, फिर कैसे आता है, वो लोगों को मार रहा है, हमला कर रहा है? तो कोई ऐसा स्थान जहां पर चिन्हित किया गया हो, जहां पर ट्रैप लगाया गया हो इसे पकड़ने के लिए? बिल्कुल, ये अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर दूर पेटशाल क्षेत्र में जो है 2-3 स्थानों पर वन विभाग ने कैमरा लगाया है और वहीं पर शिकारी तैनात किए गए हैं। 6 किलोमीटर की एरिया है जहां पर 2 घटनाएं हुई, अलग अलग गांव हैं, तो 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर गुलदार ने एक 2.5 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया था। एक बुजुर्ग महिला को घर से उठाकर जो है काफी उसका वो मार दिया था उसे। तो उसके बाद जो है उसको ट्रैप किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सफलता वन विभाग को नहीं मिली है। नीलू, बिल्कुल किशन, को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बीच ग्रामीणों में दहशत का माहौल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर अल्मोड़ा से लेंगे। यहां पर एसएसबी का लापता जवान जम्मू के उधमपुर स्थित अपने घर पहुंच गया है। जवान अल्मोड़ा पहुंचने के बाद लापता हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को एसएसबी ने अल्मोड़ा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। आपको बता दें कि जम्मू से डीडी हाट के लिए एसएसबी की एक टुकड़ी निकली थी, जिसका जवान लापता हुआ था। अल्मोड़ा में एसएसबी का एक जवान लापता हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर का बताया जा रहा है। अल्मोड़ा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट अब इसको लेकर लिखवा दी गई है।
और लॉकडाउन के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों से ई संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के 500 सेंटर्स में करीब 8,000 प्रतिनिधि एक साथ जुड़े हैं। सुबह 10 बजे से सीएम पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इस दौरान सीएम पंचायत के कामकाज, कोरोना के दौरान गांव में किस तरह की दिक्कत हो रही है, कोरोना के दौरान कामकाज पर बात करेंगे। कोरोना काल के बाद पंचायत प्रतिनिधियों से हो रही इस बातचीत को काफी अहम भी माना जा रहा है। जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जो हमारा सपना है ग्राम स्वराज का, वो गांव स्वराज हमारा साक्षात पूर्ण होगा। गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे, हमारा प्रांत आत्मनिर्भर। डेयरी विभाग के अंदर 20,000 लोगों को डेयरी खोलने का लक्ष्य रखा है। सचिव मेरे बगल में बैठे हैं और ये योजना का शुभारंभ भी हो चुका है। और मैंने अपने किसान भाइयों से कहा कि जो भी गाय हम लाएं, हम राज्य के बाहर से लाएं। किसान, छोटा किसान भी अपने राज्य के विकास में क्या योगदान कर सकता है, ये सोच ही छोटी सी कि हमने गाय, भैंस जो भी हम लाना चाहते हैं, हम राज्य के बाहर से लाएंगे। अगर राज्य के बाहर से हम पशु लाते हैं, दुधारू पशु लाते हैं, तो हमारे राज्य का दूध बढ़ता है। ये किसान की बहुत बड़ी देन होगी अपने राज्य की। लेकिन अगर हमने देहरादून से टेहरी में बांध दी, हमने उधम सिंह नगर से चंपावत में गाय लेकर चले गए, उससे राज्य को कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा राज्य को नहीं। आपके जिले को हो सकता है, आपको व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन अगर हम अदर स्टेट से अगर पशु लाते हैं, हमारे पशुओं की संख्या बढ़ती है। पशुओं की संख्या बढ़ती है तो हमारे यहाँ दूध बढ़ता है। दूध बढ़ेगा तो हमारे राज्य में, राज्य के लिए हमारा योगदान होगा। और इसलिए थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है कि हम अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। अनेक लोग ऐसे कर रहे हैं। मेरे सीधे संपर्क में ऐसे किसान हैं, हमारी बेटियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने हल जोतती हुई लड़की, किस ढंग से वो अपनी खेती कर रही है। एक महिला ने मुझे बताया कि मैंने एक खेत में एक साल में 2 लाख रुपए कमाए, 2 लाख की सब्जियां बेची। अब सोच सकते हैं कोई। और ये बगल, ये थत्यूड़ ब्लॉक की बात है, टेहरी जिले की बात है। और इसलिए हम लोग तरह तरह के काम कर सकते हैं। बागवानी कर सकते हैं, जो सुगंधित फूलों की खेती है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारी आबो हवा बहुत अच्छी है। बागवानी में भी आज सेब और अखरोट 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में फल दे रहे हैं। अखरोट भी 4 साल में फल दे रहा है। ऐसी वैरायटी आज आ गई है। हमको अर्ली जो वैरायटियां हैं, जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे सकती हैं, अगर हम अपने हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहते हैं, जो विशेषज्ञ उनके संपर्क में रहते हैं, तो हम उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन योजनाओं से हम अपने गांव वासियों को, हम उनको आच्छादित कर सकते हैं और अपने गांव को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। 500 स्कूल अभी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। अभी मुझे बताया कि 450 साल और हो जाएंगे तो लगभग 950,000 के आसपास विद्यालय हमारे जुड़ जाएंगे। सारे डिग्री कॉलेज को हमने ई ग्रंथालय दिए हैं, ई लाइब्रेरी दी है। सारे डिग्री कॉलेज, 104 डिग्री कॉलेज हमारे, 5 यूनिवर्सिटी हैं। ये देश का पहला प्रदेश है जहां पर ये व्यवस्था की गई है। नहीं तो देश के अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था हम अपने राज्य को हमने दी है। मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। कई बार लोगों के मन में रहता है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी आती है तो काम सरल होता है, पहली बात तो है। और दूसरी बात यह है कि उससे रोजगार बढ़ता ही बढ़ता है। तौर तरीके बदल जाएंगे लेकिन रोजगार। तो पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद किस तरह से उत्तराखंड में जो गांव के लोग हैं वो अपनी रोजी रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात के बारे में जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कोरोना की। तो उत्तराखंड में कोरोना के कुल मामले अब 3500 पार हो गए हैं। इसमें से 674 कोरोना केस अभी भी एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में
केसेस सामने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया है कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं रविवार को कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं। और उत्तराखंड से अगला राज्यसभा सांसद कौन होगा, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नवंबर में कांग्रेस के नेता राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस बार बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद को लेकर उत्तराखंड में अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो गई है। अंदर खाने बीजेपी में जिन नामों की चर्चा हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, हरियाणा में उत्तराखंड से संगठन का काम देख रहे सुरेश भट्ट और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का नाम शामिल है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जो भी होगा वो हर लिहाज से उत्तराखंड से जुड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस के राज बब्बर को जनता ने देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिनको उत्तराखंड की प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में भेजा था, उन्होंने शायद उत्तराखंड में कभी कदम रखने की भी जरूरत नहीं समझी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कोई भी हो, राज्यसभा उम्मीदवार अपने राज्य का होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय अधिकांश ये होती है कि जो राज्यसभा के प्रत्याशी हों वो लोकल होने चाहिए। प्रतिभाएं हमारे राज्य में भी हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं। राज्यसभा सांसद के चुनाव को लेकर नाम पर अंदर खाने चर्चा तो हो रही है। वहीं सीएम का कहना है कि चुनाव का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन सरकार तैयार है। ये आयोग का विषय है और आयोग जब भी उसके लिए निर्देशित करेगा, राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। उत्तराखंड बनने से अब तक 13 राज्यसभा सांसद संसद पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3 सांसद राज्य बनने से पहले ही चुने गए, लेकिन कार्यकाल उत्तराखंड रहते हुए पूरा हुआ। वहीं 13 सांसदों में से 5 सांसद दूसरे राज्यों से हैं, जबकि 8 सांसद उत्तराखंड से रहे। जो 5 सांसद दूसरे राज्यों से रहे, उनमें संघप्रिय गौतम, सुषमा स्वराज, सतीश शर्मा, सत्यव्रत चतुर्वेदी और राज बब्बर शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसदों की बात करें तो मनोहर कांत ध्यानी, हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी, तरुण विजय, महेंद्र महारा, मनोरमा डोबरियाल, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी शामिल हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्टी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड सचिवालय में फर्जी सरकारी ऑर्डर के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन अब तक फर्जी सरकारी ऑर्डर को निकालने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ऐसे धंधेबाजों के हौसले बुलंद हैं। देहरादून आरटीओ में फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद शासन में हड़कंप मचा, लेकिन पिछले कई फर्जी सरकारी ऑर्डर आने के बाद जो कार्रवाई हुई, वही कार्रवाई अब तक हुई है। उत्तराखंड शासन में समय समय पर बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर से फर्जी ऑर्डर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हुआ है और न ही इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। बहुत गंभीर मामला है और ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच तो बैठी हुई है इस पर, लेकिन कड़ी कार्रवाई हो, इस प्रकार के करने वाले जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक गंभीर मैटर है। सचिवालय में जून 2018 में सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, नवंबर 2019 में फर्जी सरकारी छुट्टी के आदेश के साथ ही राज्य मंत्री रेखा आर्या के लेटर हेड पर 4 युवकों की नियुक्ति की सिफारिश और अब देहरादून आरटीओ ट्रांसफर का फर्जी ऑर्डर। ये मामले तो वो हैं जो सामने आए। ऐसा भी हो सकता है कि कई ऐसे मामले हों जो सामने न आए हों। ये जरूर है कि कुछ लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उस चीज़ की जांच करवाकर अगर कोई ऐसा गिरोह या कोई ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल सचिवालय से निकले सभी फर्जी आदेशों पर मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक ऐसा करने वालों के नाम ना तो सामने आए हैं और ना ही कोई जांच बिठाई गई है। अब इन सब हालातों को देखते हुए यही लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ छाला जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट।
और नैनीताल जेल से गायब कैदी भागेश कुमार 7 दिनों के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। कैदी भागेश कुमार रिमांड से वापस लाते वक्त काठगोदाम जौलीकोट के बीच चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकला। 2 जिले यानी नैनीताल और उधम सिंह नगर की पुलिस कैदी भागेश कुमार को दिन रात खोज रही है। साथ ही उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। कैदी भागेश कुमार पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज है। लगातार हमारी टीमें गठित हैं और टीमें जो है यहाँ पर भी आसपास तलाश रही हैं और गांव वालों का भी सहयोग लिया जा रहा है और संबंधित ग्राम प्रधानों को, ग्राम चौकीदारों को इस संबंध बताया गया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनके क्षेत्र में अगर उनके घूमता दिखाई देता है तो तत्काल जो है इसकी सूचना पुलिस को। और उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है सरबडियार के 8 गांव अभी भी सड़क सुविधा से महरूम है। मॉनसून के मौसम में ग्रामीणों को उफनते हुए नदी नाले पार करने और आवाजाही करनी पड़ती है, जिसमें कई हादसे भी हो चुके हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने अब जाकर सरबडियार नदी पर ट्रॉली की व्यवस्था की है। लोगों को नजदीकी बाजार बड़कोट पुरोला तक 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलकर सफर करना पड़ता है। सरबडियार नदी पर ट्रॉली लगने से कुछ हद तक ग्रामीणों को राहत मिल पाई है, लेकिन सड़क के लिए ग्रामीणों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने उसका पूरा भ्रमण किया उस क्षेत्र का, तभी मैंने वहाँ ट्रॉली लगाने के लिए लास्ट ईयर निर्देशित किया था। वो बन चुकी है और इस बार के मानसून सीज़न के लिए वो एक वहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा है। साथ ही हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि हम फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा लें उनकी सड़क की, और वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है। और अभी फेज़ 1 की कार्रवाई में उनकी सड़क के फॉर्मेशन कटिंग से रिलेटेड या जो भी केस जो बनना है प्रॉपर्ली, उसके लिए एक्शन उस पर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उन्हें वो सड़क भी मिलेगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।